हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। देखिए ये सेकंड केस है सोल्यूबिलिटी का। फर्स्ट केस क्या था? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए अगर मैं लिक्विड वाटर लूँ तो बहुत सारी गैसेज जो वाटर में सोल्यूबल होती है, जैसे ऑक्सीजन है, SO2 है, HCl है, अमोनिया है, N2 है। कुछ की सोल्यूबिलिटी कम होती है, कुछ की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वाटर है पोलर, तो जो गैसेज पोलर होती है उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, और जो नॉन पोलर गैसेज है उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। ठीक है, तो मोर सोल्यूबल गैसेज और लेस सोल्यूबल गैसेज। हम सोल्युबिलिटी किस में देख रहे हैं? वाटर में। मोर सोल्यूबल में पोलर गैसेज है, जैसे SO2 है, HCl है, अमोनिया है, H2S है। उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पोलर नेचर की वजह से। लेस सोल्यूबल में O2 है, N2 है, H2 है, हीलियम है, नियोन है। इनकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी गैसेज क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, वाटर पोलर है, ये गैसेज नॉन पोलर है, इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी? कम होगी। पोलर है, वाटर पोलर है, तो इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। अब जो गैसेज वाटर में आयंस फॉर्म करती है उनकी सोल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गैसेज which forms ion in water, ions in water are highly soluble, are highly soluble. Example, HCl and अमोनिया। ठीक है, चलिए तो HCl अमोनिया वाटर में आयंस फॉर्म कर लेंगी, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ना, इस तरीके से आयंस। अब तो ये कौन सा फैक्टर में हमने डिस्कस किया? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वाला, वही लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस केस में भी हमने वही 4 फैक्टर स्टडी करने हैं: नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करेगी। देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैसेज की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर या फिर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे एक बेसिक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये आपका लिक्विड है, गैस है, यहाँ पे W1 मास रखा और ये पिस्टन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी कंटेनर में वेट बढ़ा दिया, W1, W2, W3। वेट बढ़ने से पिस्टन नीचे आएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा गैसेज इस लिक्विड में सोल्यूबल होगी, डिजोल्व करेगी। ये पहले भी प्रेशर कम था तो बहुत कम गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे। अब प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा गैसेज इस लिक्विड में डिजोल्व करेगी, मीन्स प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेशर किसका? गैस का प्रेशर। ठीक है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान रखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब प्रेशर का इफेक्ट है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था हेनरी ने। हेनरी ने। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ। अब क्या कहता है हेनरीज लॉ? डेफिनेशन, the law states that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid or solution is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution। ठीक है, क्या बोला कि किसी लिक्विड में, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, गैसेज की जो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, जैसे ये कोई गैस है, सोल्यूबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से लिक्विड और गैसेज की सोल्यूबिलिटी, गैसेज की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर गैस का लेंगे, सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड में। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे हम सोल्यूबिलिटी मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में, एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पी। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शनल के साइन हटाइए, एक्स गैस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के इंटू पी। ठीक है, एक्स गैस क्या है? गैस की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में। देखो हेनरी लॉ का क्या रहा है कि सोल्यूबिलिटी गैस के प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सोल्यूबिलिटी को हम मेजर करेंगे किसकी टर्म में? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की टर्म में। सोल्यूबिलिटी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाइए तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इसको मैं घुमा के लिखूंगा तो क्या ये आ जाएगा? P इज इक्वल टू 1/k के साथ एक्स ऑफ गैस। ठीक है, अब इस 1/k को हम एक और कांस्टेंट मान के चलेंगे और उसको हम कहेंगे हेनरी कांस्टेंट KH। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। ये है एक्सप्रेशन हेनरी लॉ का, हम सवाल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। क्या? कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। ठीक है, तो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। ठीक है, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सोल्यूबिलिटी को हम किसकी टर्म में मेजर करेंगे? मोल फ्रैक्शन की टर्म में। तो वहां से क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जब आपसे हेनरी लॉ पूछा जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ूं आगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई P क्या है, KH क्या है, एक्स गैस क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। P होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, KH हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एक्स गैस ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब सवाल मेरा केएच की यूनिट क्या होगी हेनरी कांस्टेंट की। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट, तब आप सोचोगे सर ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मोल बाय मोल, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही केएच की यूनिट होगी। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ब्रैकेट में लिखिएगा एटीएम या फिर बार या फिर पास्कल, जो भी है, जो प्रेशर की यूनिट है वही किसकी यूनिट होगी, केएच की। ठीक है, तो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के एच, हेनरी कांस्टेंट, एक्स गैस क्या है, गैस की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, एक्स गैस कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो एन गैस बाय एन टोटल, और एन टोटल कैसे तय करेंगे हम, एन गैस डिवाइड बाय एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट, और मान लो सॉल्वेंट वाटर है तो एन वाटर, ज़्यादातर आपको सॉल्वेंट वाटर ही मिलेगा या एन सॉल्वेंट। इस तरीके से एक्स गैस हम तय करेंगे। ध्यान क्या रखना, एक्स गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई, गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी, तो गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, एन गैस तो गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अब टोटल क्या है कि लिक्विड में गैस है, तो लिक्विड भी है गैस भी है, तो गैस के मोल प्लस लिक्विड या फिर वाटर के मोल। ठीक है, इस तरीके से गैस की मोल फ्रैक्शन तय करेंगे। ये फॉर्मूला हम सवाल में यूज करेंगे कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिट हटा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट आप कहीं और लिखिएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, प्रेशर की यूनिट के इक्वल यहाँ लिख सकते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होगी हेनरी लॉ की, एटीएम बार या फिर पास्कल, जो प्रेशर यूनिट होगी वही केएच की यूनिट होगी। ठीक है, एक्स गैस हो गया। अब मैं आता हूँ इस केएच पे, जो हेनरी कांस्टेंट है केएच, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ solute and solvent, नेचर ऑफ solute एंड solvent। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये KH बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है। अब KH अगर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो घट जाती है। अपर एरो मतलब बढ़ना, डाउन एरो मतलब घटना। अब सवाल आएगा सर आप कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ाओ केएच बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी कैसे घट गई, आपने किस बेसिस पे लिख दिया। देखो कुछ नहीं करो, एक्स गैस को क्या मैं लिख सकता हूँ पी बाई के एच, भाई क्या मैं एक्स गैस को लिख सकता हूँ पी बाई के एच, तो पी बाई के एच ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा एक्स गैस। अब अगर के एच बढ़ेगा तो क्या एक्स गैस घटेगी, मतलब गैस की मोल फ्रैक्शन घटेगी लिक्विड में, मतलब सोल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच बढ़ेगा, ठीक है, और केएच बढ़ेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना ये कब है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या, कि कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ेगा और सोल्युबिलिटी घटेगी। क्यों,
क्योंकि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा, KH बढ़ गया, अगर KH बढ़ गया तो एक्स गैस की वैल्यू घट गई, एक्स गैस की वैल्यू घट गई मीन सोल्युबिलिटी घट गई। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन जो सवाल में कभी कभी यूज आता है कि KH एंड सोल्युबिलिटी में होता है इनवर्स रिलेशन, और वहीं से पता चल गया एक्स गैस और KH में इनवर्स रिलेशन है। तो KH एंड सोल्युबिलिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सवाल मेरा आपसे ये पूछ लिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन, KH का ऑर्डर लिख दो। हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसका ऑर्डर लिखो। नेक्स्ट O2, ठीक है, CO2, अमोनिया, O2 CO2 एंड अमोनिया, इसका आप KH का ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ KH। ठीक है, या फिर अगर आप एक आध गैस ऐड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। ठीक है, हीलियम ले लो एक, फिर O2 ले लो, फिर CO2 ले लो और फिर अमोनिया ले लो, KH का ऑर्डर। पूछ लिया सवाल में कि भाई हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर बताओ। अब हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के ही आपको ध्यान रखना है, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर। अब जैसे आपको ये नोबल गैसेज दे दी, वाटर में सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, हीलियम से ज़्यादा नियोन, नियोन से ज़्यादा आर्गन, आर्गन से ज़्यादा क्रिप्टन, क्रिप्टन से ज़्यादा जीनोन, जीनोन से ज़्यादा रेडोन। ये ऑर्डर किसका होगा, सोल्युबिलिटी का। अगर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है तो KH का ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। लेकिन सवाल आएगा कि सर ये आपने सोल्युबिलिटी का ऑर्डर किस बेसिस पे लिख दिया। देखो हमने 11 में पढ़ा है चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर में कि साइज बढ़ने पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ते हैं, साइज बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे तो ये गैसेज वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से, वाटर में अच्छे से डिजोल्व होगी। ठीक है, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, तो वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी वो बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रही है उसमें सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होता है, क्योंकि साइज बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ते हैं। ठीक है, अब हीलियम, O2, CO2, अमोनिया, अब इनकी भी अगर आप सोल्युबिलिटी देखोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH की वैल्यू घटेगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो जो अट्रैक्शन है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये दो फैक्टर वैसे आते हैं। ठीक है, कि वो जो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना उसमें अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आपस में मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। साइज बढ़ने से भी अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इस साइज वाला फैक्टर हम तब देखते हैं जब पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी वाला फैक्टर सेम हो या सब सारे के सारे नॉन पोलर हो, तब हम साइज वाला फैक्टर देखते हैं। तो साइज बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता है जब सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल क्या हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, इस तरीके से हम KH का ऑर्डर लिख लेंगे। पहले हम सोल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे उल्टा। चलिए अब
एक और कंसेप्ट आता है कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पी एंड एक्स गैस के बीच, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पी और एक्स गैस के बीच हमने क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, ठीक है। मैं कहाँ प्लॉट करूं, तो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे गैस की मोल फ्रैक्शन। बताओ कैसे आएगा ग्राफ। अब पी वाई एक्सिस पे है, इक्वेशन में पी की जगह वाई पुट कर दो, ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल सा रीजन है कि सिंपल सा लॉजिक है कि जिन दो वेरिएबल के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है उनके बीच रिलेशन लेके आओ। ये रिलेशन है, जो वाई एक्सिस पे उसकी जगह वाई रख दो, जो एक्स एक्सिस पे उसकी जगह एक्स रख दो। तो वाई एक्सिस पे पी, इसकी जगह वाई रख दिया, एक्स एक्सिस की एक्स रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू के एच एक्स, और इसको फिर इक्वेट कर लो किससे, y इज इक्वल एम एक्स से। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल एम एक्स टाइप की। तो ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ, और इसकी स्लोप m किसके इक्वल होगी, के एच के। m स्लोप किसके इक्वल होगी, के एच के, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फॉर्मूला P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH हेनरी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। फॉर्मूला इस तरीके से तय होगा, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटती है। एक सवाल पूछा जाता है रीजनिंग का कि जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है बजाय हॉट वाटर के, ऐसा क्यों। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर कंपेयर टू हॉट वाटर, व्हाई। सिंपल सा रीजन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगी, तो O2 की सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में घटेगी, O2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में घटेगी। तो हॉट वाटर में क्या होगा, O2 का अमाउंट क्या होगा, कम। कोल्ड वाटर में O2 का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा। जब O2 का अमाउंट ज़्यादा है तो एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, उनको इजीली O2 मिल जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हॉट वाटर में O2 का अमाउंट कम, O2 का अमाउंट कम, फिर उनको डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि O2 बहुत कम है। एक्वेटिक स्पीसीज क्या चाहिए, O2, ठीक है। चलिए, तो छोटी छोटी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एच सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हेनरी लॉ की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, ठीक है, और ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।